मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं विषय रणनीति विज्ञान अध्याय 10 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ेंगे, है ना। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इस अध्याय को हम आगे पढ़ेंगे, है ना। हम पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और पंडित नेहरू का दृष्टिकोण हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसको हम आगे से आज पढ़ेंगे। तो मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी, है ना, पहली और तत्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे, है ना, एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो, है ना। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था, है ना। वहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, है ना। उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे। तो विभाजन के बाद विस्थापन और पुनर्वास, राजवाड़ों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन, है ना, आदि अनेक चुनौतियां थी। तो उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। तो भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। क्या भारत एक रह पाएगा, है ना। क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को वो, है ना, तिलांजलि दे देगा। तो क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? तो ये प्रश्न थे, है ना। तो उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए, है ना। तो ये बहुत सारे प्रश्न थे। तो दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम रखने की थी। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। तो भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया। तो इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक जो मुकाबले हैं वो होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफी नहीं होता, है ना। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार, है ना, जो व्यवहार बर्ताव है वो चलन में आए। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो, है ना, न कि कुछ एक समुदाय का, एक तबकों का। तो इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। तो संविधान ने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। तो उपयुक्त चुनौतियों के संबंध में नेहरू का दृष्टिकोण उदारवादी था। नेहरू भारत की विभिन्नताओं से परिचित थे तथा वे क्षेत्रीय व अन्य विभिन्नताओं में समायोजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, पंथ निरपेक्षता, अल्पसंख्यकों के विशिष्ट हितों का संरक्षण, संतुलित क्षेत्रीय विकास आदि इसी नीति का हिस्सा थे। तो पंडित नेहरू उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि जैसे जैसे समानता व न्याय पर आधारित विकास की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी, भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती जाएगी। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, कमजोर व वंचित वर्गों की आरक्षण आदि के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना, विधि का शासन, न्यायपालिका व समाचार माध्यमों की स्वतंत्रता आदि भी नेहरू की लोकतांत्रिक दृष्टि के अंग थे। तो विकास के संबंध में नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा प्रभावित थे। नेहरू ने जमींदारी उन्मूलन, मिश्रित अर्थव्यवस्था और उसमें सरकारी क्षेत्र का प्रभुत्व पूर्ण भूमिका, है ना,
योजना अंतर्गत विकास की प्रक्रिया, कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण आदि उपायों द्वारा समानता व न्याय पर आधारित विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, है ना, ये उनका प्रयास था। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे। थैंक यू।